है लोगों की तरफ से, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी ये आइडिया कहाँ से आया था इस शो के बारे में और शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, आप चूँकि आप मीडिया में हैं, आप समझ सकती हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि मीडिया आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत दिखाता है और ब्रेकिंग न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली बुरी खबर ही होनी पड़ती है, वरना अच्छी खबर तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती। तो ये जो सिलसिला सनसनीखेज़ खबरों का जो चलता आ रहा है इतने वर्षों से, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को शायद एक ही बात जब आप बार बार दोहराएं तो वो कहीं घर कर लेती है आपके मन में। एंड डे आउट, डे आफ्टर डे आफ्टर डे 24/7, तो वाकई में अगर ऐसी सिचुएशन होती हमारे देश में तो क्या हमारे देश के इन पिछले 70 वर्षों में अलग अलग टुकड़े नहीं हो जाते? तो क्या वजह है कि हम सब लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, एक हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने वाला आदमी जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके भी बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके भी बारे में बात कर रही हूँ, हम में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। तो ये एक कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत चीज़ें होती हैं और बस उसी के बारे में जब आप बात करते रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी जो कंट्री है आपकी, पूरा का पूरा देश है, वो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में है, जबकि वैसा है नहीं। क्योंकि हम लोग तो बहुत चैन की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे नेबर्स किसी भी धर्म के या जाति के होते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, कभी दूध ख़त्म हुआ, कभी शक्कर ख़त्म हुई, कभी अदरक चाहिए। तो ये तो आजकल ये कुछ रहा ही नहीं। आप ट्रेन में, प्लेन में, बसेस में ट्रैवल करते हैं, आपके बगल में कोई भी आके बैठ जाता है। कहाँ जात पात का और ऊंच नीच का भेदभाव है आज की तारीख में? लेकिन हमको सिर्फ यही बताया गया है कि यही है हमारे यहाँ। अगर मैं बात करूँ ये सब सारी चीज़ जो होती है वो बस पॉलिटिकल वे में यूज़ होती है कि बस हमें भड़काना है और अलग करना है और वोट्स हमारे पास आ जाए, बस यही हो रहा है आजकल। यही हो रहा है और कुछ एक तबके में होती भी है ये चीज़ें, क्योंकि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। लेकिन जो बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही है वो उसको आप ना एक नेशनल पर्सपेक्टिव में ला के उसके बारे में अगर आप बात करें तो ये गलत है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मनोबल है वो टूट सा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम भारतीय जो हैं, एक बहुत ही हीन भावना आने लगी हमारे अंदर, हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगे। हमको लगता था कि हाँ, हम हैं इसी लायक कि लोग आके हमको लताड़ें और निकल जाए। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी इसमें कुछ कसर नहीं छोड़ी कि हमको हमेशा हमारी फॉल्ट लाइंस दिखाते रहे, क्योंकि उनको पता था कि 130 करोड़ लोगों का जो देश है और एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस जिस देश का है, जो कि हमारे यहाँ है, क्यों हम ही ने तो जाके सालों की सबकी सिलिकॉन वैलीज़ बनाई है, वहाँ पे हमारी तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं बाहर। तो हमारे यहाँ पे जब इतना टैलेंट है, इतना एजुकेशन है और इतना मैन फोर्स है अपने यहाँ पे, तो हम तो पूरी दुनिया को किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकते हैं अगर हम में वो सेंस ऑफ प्राइड आ जाए तो सेंस ऑफ प्राइड हम में कभी आने ही नहीं देना है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र इतने सालों से पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रहा है और इसीलिए हम सब लोग कहीं ना कहीं इतने अपॉलोजेटिक हो गए हैं अपने धर्म को लेके और अपने देश को लेके और अपने क्या कहते हैं कि नेशनैलिटी को लेके। तो हाँ, तो मुझे लगा कि क्यों, मतलब आप अगर कोई मुसलमान है तो उसको क्यों प्रॉब्लम हो भारत जैसे देश में ये कहते हुए कि मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं अल्लाह में विश्वास करता हूँ, कुरान में ये लिखा है वो लिखा है। क्यों ना बात करें उसके बारे में? कोई हिंदू क्यों ना कहे कि हाँ भाई, हम लोग जाते हैं शिव जी के टेम्पल में जाते हैं, हम लोग हनुमान जी के टेम्पल में जाते हैं, हम लोग गंगा जी की आरती करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करिए, आपका जो विश्वास हो, आपको पूरी पूरी छूट है इस भारतवर्ष में। आप अपना रिलीजन फॉलो करें, आप ईश्वर में मानना है तो माने, ईश्वर में नहीं मानना है तो वो भी ना माने आप। और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो करें। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कहीं भी आप देखिए कम्युनिस्ट्स को कभी टॉलरेट नहीं करते। हमारे यहाँ तो बाकायदा 3 कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल पर। तो हमसे ज़्यादा एक्सेप्टिंग, सहिष्णु और कौन सा सिविलाइजेशन है? इंडियन सिविलाइजेशन है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे देशवासियों को दोबारा ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो है ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड रहा है पिछले 70 सालों में और हम लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग इतनी काबिलियत है हम में कि हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं और उस राह पर हमको निकलना है। अभी सब सिर्फ अच्छी बातें सुनो, आज तक बुरी बातें बहुत सुन ली,
अभी सिर्फ अच्छी बातें हमारे भारत के बारे में और भारतवासियों के बारे में सुनो। जी, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है शो, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका कौन से टॉपिक पर रहेगा आपके शो में? हमारे यहाँ देखिए 26 एपिसोड हैं, इसलिए किसी एक टॉपिक पर हमने ज़्यादा फोकस और बाकी पे कम ऐसा नहीं किया है। पर हमारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी है, एग्रीकल्चर है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी, फिनांस एंड बैंकिंग है, स्वच्छता है, एनवायरनमेंट है, सोशल जस्टिस है, ऐसे अलग अलग विषय हैं। और हर विषय को बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमने एपिसोड में तब्दील किया है। करीब 6 से 7 महीने से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और हमको जो एविडेंसेस मिले हैं ज़्यादातर ऑफ कोर्स सिंधु घाटी सभ्यता से ही आए हैं, लेकिन कुछ उसके पहले स्टोन एज जो पाषाण युग कहते हैं हम लोग, वहाँ के भी रेफरेंसेस हमको मिले हैं। और मैं आप इतना गर्व महसूस करेंगी कि हमारे भारत की जो उपलब्धियाँ हैं, ये सारी की सारी जो जितने भी आविष्कार हुए हैं पिछले 300, 400, 500 साल में, हम सब वेस्टर्न लोगों को उसका श्रेय देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आविष्कार हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ हो चुके हैं, लेकिन वो इतिहास में दर्ज ही नहीं है। वो निकाल रहे हैं हम खोज खोज के और लोगों को बता रहे हैं कि ये भैया ये एडिसन का काम नहीं, ये अगस्त्य मुनि का काम है। तो यही चल रहा है बस कि वी नीड टू फील प्राउड, हमारे यहाँ हुई है ये बात। क्यों? और उसके बाद जब अटैक्स शुरू हुए तो कुछ तो जैसे मोहम्मद गजनवी आए और हमको लूट के निकल गए, फिर कुछ मुग़ल आए जो यहीं पे रहने की सोच से आए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हमारे लिए, लेकिन ज़्यादातर उसके बाद जो ब्रिटिश आए वो भी तो लूटने आए थे। जैसे शेर शाह सूरी थे, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जैसे जीटी रोड के नाम से जो फेमस है। तो ऐसी चीज़ें भी हुई है हमारे यहाँ पे, और क्या क्या डेवलपमेंट किस किस स्टेज पे हुई, और उसके बाद कब भारत का पतन शुरू हुआ और कैसे आज़ादी तक हमारी पूरी कमर टूट गई। उसके बाद 70 साल में हमने कैसे थोड़ा सर उठाने की कोशिश की है, और आज इतनी 70 साल की पूरी सोशल री इंजीनियरिंग के बाद भारत किस दिशा में जा रहा है एंड व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, ये हर टॉपिक में हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि जब कोई भी एक्टर मूवी करता है या सीरियल करता है तो वो उससे कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाता है। तो आपने ये जो शो जब कर रही थी, जब इंडिया के डिफरेंट जगहों पर जा रही थी, तो आपने क्या सीखा और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगी, और कोई एक चीज़ जो सुनकर आप शॉक हो गई हो? मैं तो आई वाज शॉक्ड टू नो कि जो सारी की सारी इन्वेंशंस हैं जिसको मैंने भी बचपन से सीखा है भैया, और हर कोई, एक जर्मन प्रोफेसर के नाम एक पेटेंट है, एक कोई टर्किश नाम पे कोई पेटेंट है, ये सारा तो हमारा ही है। वो तो पेटेंट गलत है सारे, यू नो, वी शुड टेक ऑल द पेटेंट्स बैक, वी शुड फाइल अगेंस्ट देम, यू नो। तो ये तो दिस वाज अ ह्यूज शॉकर फॉर मी कि हमने इतना सब कुछ किया है और मुझे भी नहीं पता था। आधी ज़िंदगी निकल गई मुझे और मुझे पता ही नहीं था कि हमने ये किया है। कुछ तो लोग एक कोई चीज़ अगर आप एग्जांपल दे दे, जैसे कि किसी और ने इन्वेंट किया हो बट ये रियल हमने किया है इन्वेंट। बैटरी अगस्त्य ऋषि ने बैटरी का इन्वेंशन किया था, लेकिन बैटरी का श्रेय तो किसी और को जाता है, और वो बैटरी का श्रेय अभी पिछले 200-300 साल की उपलब्धि है, लेकिन हमने तो हज़ारों वर्ष पहले कर चुके थे हम लोग। फिर जैसे राइट ब्रदर्स को श्रेय मिलता है कि उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज़ उड़ाया, जबकि वो था नहीं। हमारे यहाँ उससे 10 साल पहले एक कोई श्रीमान थे तलपदे नाम से, जिन्होंने सबसे पहले एक मैनलेस ह्यूमनलेस फ्लाइट उन्होंने उड़ाई थी। और उससे भी पहले हज़ारों वर्ष पहले हमारे पुराणों में तो विमानों का वर्णन है, महाभारत में तो पूरा एक विमान पर्व है। तो ये विमान शब्द आया कहाँ से, अगर हमको पता ही नहीं था तब तो ऐसी बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे रिसर्च में से निकली हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने इंडिया को बहुत अलग डिफरेंट वे से लोगों के सामने लेकर आ रही हैं, ये आपने सोच लिया है? अलग तरह से नहीं, इंडिया जो है, भारत जो है, मैं वही ला रही हूँ लोगों के सामने, बस उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी जाना नहीं उस भारत को। अगर मैं टाइटल की बात करूँ, भारत की बात, तो ये किस तरीके से पढ़ा और ये आया कहाँ से सोच? देखिए मैं बहुत सिंपल हूँ अपनी निजी ज़िंदगी में, और मेरा काम करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। मैं कुछ जो एक उड़ा हुआ व्यक्तित्व लोग उसके पीछे जब छिपते हैं कि हम तो इंटेलेक्चुअल हैं और हमने तो इतना पढ़ा है, वो सब आपकी निजी ज़िंदगी है ना, जो आपने उसको आप लोगों के सामने क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो इतना पता है। सिंपल रहिए, हम्बल रहिए, सबसे ज़्यादा तो सबसे कठिन बात तो वही है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि सिंपल रहो, और कम्युनिकेशन में भी हमने यही बात सीखी है कि आपका कम्युनिकेशन जितना सिंपल होगा उतना वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और एक
आप देखिए एक बहुत ज़्यादा मेकअप करके और हेयर स्टाइल करके एक औरत खड़ी हो आपके सामने, और वहीं पे कोई बहुत ही सिंपल सी एक कोई इंडियन वेयर में हो या कोई एक सिंपल सी साड़ी पहनी हो औरत, तो उन दोनों में आप फ़र्क तो नहीं कर सकते। आपको आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत ग्लैमरस लग रही है और ये शायद ग्लैमरस नहीं लग रही है, लेकिन आप बात किसकी सुनेंगे पहले? आपको लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जो हाँ, तो ये तो मतलब सिंप्लिसिटी मीन्स इंटेलिजेंस, दैट इट इज़ गिवन। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा ये सिंपल हर चीज़ रखनी है, और मेरे हर काम में आपने देखा होगा कि सिंप्लिसिटी रही है। तो इतना ज़्यादा कुछ मतलब विश्व का ये ऐसा और ये कुछ करके हम लोग इतना क्यों करें, कितना क्यों घूमें? हम लोगों को भारत की बात करनी है लोगों के साथ, तो नाम भी भारत की बात ही रखते हैं। इट वाज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही खूबसूरत टाइटल है भारत की बात, मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। ये इट इज़ विवेक्स ब्रेन चाइल्ड एक्चुअली। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे कि इंडिया की, आपने इंडिया को बहुत खूबसूरत तरीके से देखा है, हर एक चीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हर एक चीज़ को लेके, जैसे कि आपने पता है रिसेंटली आपका भी खुद का शो आने वाला है, और करण जौहर का भी शो था कॉफ़ी विद करण, उसमें हार्दिक पांड्या ने बहुत अलग अलग चीज़ें कही हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो आपको क्या लगता है ये जो कहा है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने वो एपिसोड देखा नहीं, और मैंने ऐसा सुना है कि हॉटस्टार ने भी वो एपिसोड अभी निकाल दिया है, वो है नहीं एपिसोड। मैंने उसको खोजने की हालांकि कोशिश नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब है ना बहुत ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं हर चीज़ को लेके। वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आप ये आइटम नंबर्स रोकिए। वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाइए और उनसे कहिए कि वो जो अवार्ड फंक्शंस में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं उनको बदला करें। आप तो आधी, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस ऑन टेलीविज़न, बट आप आधी नंगी होके अगर आप लोगों के सामने आएंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं लोग हमको उस नज़र से, मर्द हमको देखे ही नहीं, तो आप किसके लिए खोल रही हैं अपने आप को? किसकी नज़रों के लिए खोल रही हैं? और जिनकी नज़रों के लिए खोल रही है वो अगर आपको देखते हैं तो आप कहती हैं कि वो हमको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये किसी एक लेवल की हिपोक्रेसी तो है ये। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उस तरह के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, लेकिन आप जब भी आप हर एक्शन के साथ उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को उठानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक प्लंजिंग नेकलाइन पहन के अगर इस इंटरव्यू के लिए बैठूंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं वो प्लंजिंग नेकलाइन आपके लिए तो नहीं पहन रही हूँ। आप देखेंगी, इफ़ यू लुक डाउन माई चेस्ट, हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प मी? आई एम ऑब्वियसली डूइंग इट फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर मैं उनके लिए कर रही हूँ तो फिर उनके सामने से वो कमेंट्स तो करेंगे ही, तो उन कमेंट्स में क्या बुराई है? और आप टॉकिंग अबाउट राहुल एंड हार्दिक पांड्या, बच्चे हैं ये लोग, इन्होंने ज़िंदगी देखी कहाँ है अभी? ये बहुत अच्छे खेलते हैं इसलिए नामी क्रिकेटर्स बन गए हैं, बट दे आर बॉयज, यू नो, एंड बॉयज विल बी बॉयज, लेट देम लर्न अ बिट। नॉट men will be men, boys will be boys, let them grow up a bit, let them understand। अभी तो खेलने कूदने के दिन है उनके। आपने ऐसा कैसा सवाल उनको पूछ लिया कि जिससे वो लोग इतने। बट रिसेंटली करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जो क्वेश्चंस है वो सेम मैंने दीपिका को भी पूछे थे, आलिया भट्ट को भी पूछे थे, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ये हार्दिक और राहुल के आंसर्स पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आलिया और दीपिका औरतें हैं, वो ऑब्जेक्टिफाइड, वो कुछ भी कहेंगी, लेकिन वो जो हमारे यहाँ जो लिबरेशन फोर्स है वुमेन का, वो उनकी बातों को तो कभी गलत लेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो सिंबल्स बनी हुई है ना वुमेन्स लिबरेशन की। लेकिन जैसे ही दो लड़कों ने कुछ बोला उसके बारे में, उनका तो करियर ख़त्म होने पे आ गया। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ सर्टनली नॉट करेक्ट। आई मीन हैविंग सेड सो, आई डोंट नो व्हाट दे हैव सेड, पर कुछ कहा होगा बुरा उन्होंने तो उनकी माओं को 2 थप्पड़ मारने चाहिए उनको, बट देन द मैटर शुड एंड देयर। BCCI cannot be, finishing their careers like this। जी, तो यही इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने फैमिली में फेस किया होगा, ये जो मी टू मूवमेंट काफ़ी चल रहा था, कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि ही टू मूवमेंट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज दोनों इक्वली बराबर होते हैं अगर ये चीज़ें होती हैं। तो वहीं अब डायरेक्टर जो है राजकुमार हिरानी के साथ भी सेम हुआ है, एक वहीं पर एक दूसरी को डायरेक्टर ने, असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनके ऊपर आरोप लगाया संजू के वक्त का, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? पर्टिकुलर राजकुमार हिरानी के केस के बारे में
आई एम वेरी शॉक टू हियर दिस। और पूरी मी टू मूवमेंट को लेके मेरी थोड़ी सी राय अलग है। देखिए, जो असली शोषण महिलाओं का हो रहा है वो ऐसी ऐसी जगहों पे हो रहा है हमारे भारत में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती। जो सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह हमको लगती हैं कि गांव खेड़ों में, जैसे सब जहां मिलजुल के रहते हैं एक साथ, वहाँ पे कुछ एक गांव ऐसे हैं यूपी में जहाँ लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इतना ज़्यादा वो रोड साइड रोमियोज़ जो हैं गंदी गंदी बातें करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। लड़की बाहर निकली नहीं कि उसकी पूरी एनाटॉमी को ऐसा डिस्क्राइब करते हैं वो लोग। और रोज़ जब आपको या तो कॉलेज जाना हो या काम पे जाना हो या सब्ज़ी लेने जाना हो या मार्केट जाना हो, you have to pass through that every day and hear all those absolutely vile and filthy things about yourself। और यही ज़िंदगी आपको रोज़ जीनी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपको अगर वाकई में औरतों की प्रोटेक्शन के बारे में, औरतों का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा ऐसा हो कि जहाँ पे वो प्रताड़ित ना हो इस तरह से, आपको इतना करना है तो आप कुछ आवाज़ उठाइए उन लड़कियों के लिए। उन रोड साइड रोमियोज़ को किसी एक, उनके चीफ मिनिस्टर ने उनको अंदर डालने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट लॉ पास करने की कोशिश की। आपको उनसे भी प्रॉब्लम है कि ये क्या आपने किया, ऐसे थोड़ी होता है। तब तो आप सोचते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़, मतलब सीटी मारना और लड़कियों पे गंदी गंदी चीज़ें बोलना ये आपके लिए सही है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने को वर्कर के साथ काम करते हुए समवन कम्स एंड सेज यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और गलती से आपकी छाती को थोड़ा सा देख लिया तो आप सेक्सुअली असॉल्ट हो गई। भाई मुझे बताइए, बस में, ट्रेनों में चलते हुए कितनी बार आपकी चेस्ट को देखा जाता है, मुझे बताइए। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स करेक्ट, इट्स रॉन्ग, इट इज़ सर्टनली रॉन्ग एंड वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट एज वुमेन। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर वो आदमी जो आपको घूर रहा है या आप चेहरे की जगह नीचे नज़र करके आपके शरीर को देख रहा है, वो हर आदमी सेक्सुअल प्रेडेटर है। क्या इसका ये मतलब होता है? तो आपने किसी एक चीज़ को सिर्फ इसलिए उछाला क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। अगर आपको वाकई में जस्टिस चाहिए तो आप जाइए जज के पास, आप जाइए कोर्ट्स में, आप जाइए पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट कराइए। आपने वो नहीं किया। ये मी टू मूवमेंट में मैं आपको बता रही हूँ 3 से 4 केस ऐसी हैं जो जेन्युइन केस है, सिर्फ 3 से 4, 5वीं नहीं है। बाकी सारी पब्लिसिटी के लिए हैं, और इसीलिए ये सारी लड़कियां जो है वो जुडिशरी में नहीं गई है, ये सारी मीडिया में पहुंची है, क्योंकि इनको जस्टिस नहीं चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए। और जब आपको पब्लिसिटी चाहिए तो आपने तो अपना 5 मिनट्स ऑफ फेम तो आपने वो कर लिया, लेकिन जिस आदमी के अगेंस्ट आपने पब्लिसिटी कमाने की कोशिश की है, उस आदमी के तो माथे पर आपने फॉरएवर लिख दिया ना, सेक्सुअल प्रेडेटर। आपने ये नहीं सोचा कि उसकी एक माँ है, उसके एक पिता हैं घर में, उसके बहन भाई हैं, उसकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ता है जब वो उनको ये समझ सुनाई देता है कि माय फादर इज़ अ सेक्सुअल प्रेडेटर व्हेन ही इज़ प्रोबेबली बीन द बेस्ट ऑफ फादर, और वो वैसा है ही नहीं आदमी। आप बोल रहे हैं झूठ, आप गलत बोल रहे हैं। एंड हाउ इज़ दैट मैन सपोज टू लिव इन द सोसाइटी? मुझे सच में समझ में नहीं आता कि पब्लिसिटी कमाने के लिए आज हम किस हद तक जा रहे हैं। और औरतें, मतलब हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अगर कोई है दोनों स्पीशीज़ में तो वो औरतें हैं। वी आर पोटेंशियल मदर्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ न्यू सोसाइटी, और हम लोग ऐसी घटिया चीज़ कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे, काफ़ी गलत मैसेज पड़ सकता है। बहुत नहीं, मुझे शर्म आती है ऐसी औरतों पे कि जो औरतों के ही खिलाफ खड़ी हैं और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए इस पूरी मूवमेंट को बदनाम कर रही हैं। तो या मैं ये कहकर चलूँ कि नेक्स्ट शो जो आपका होगा वो इसी टॉपिक पर होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं है, और ना मुझे उन औरतों में इंटरेस्ट है जो झूठ बोल बोल के पब्लिसिटी कमाती हैं। इसलिए मैं फटकूंगी भी नहीं ऐसे शो के पास जहाँ या आइदर दिस वे और दैट वे उनको पब्लिसिटी और मिले। अगर मैं टाइटल सॉन्ग की बात करूँ तो सोनू निगम ने गाया है इसका टाइटल सॉन्ग, तो आपने उन्हीं को चूज़ किया इस सॉन्ग के लिए, रीज़न क्या था? See, I'm like every other Indian who loves Sonu Nigam, you know, और एक उनकी आवाज़ में कुछ एक लेवल की डिविनिटी है, वो मुझे और किसी की आवाज़ में नहीं दिखती। He is just, I mean, he is more than outstanding. He's like,
ही इज़ अमेजिंग। तो जब हमने ये गाना शांतनु ने कंपोज़ किया, स्वानंद ने लिखा गाना, तो पहले झटके में ही जब शांतनु ने ये गाना हमारे पास भेजा तो हमको अच्छा लगा। बहुत कम ऐसा होता है, नॉर्मली आप कुछ मीन मेक निकालते हैं कि नहीं थोड़ा ये चेंज करो वो चेंज करो, बट वी लव द सॉन्ग द मिनट वी हर्ड इट। और जैसे ही हमने सुना, आई टर्न टू विवेक एंड आई सेड, विवेक ओनली वन पर्सन, सोनू हैज़ टू सिंग इट, पर वो तभी वो आएगा जो हम लोग बात कहना चाह रहे हैं, वो तभी आएगी। एंड हाउ ब्यूटिफुली सोनू हैज़ संग द सॉन्ग। अच्छा, तो अब मैं बात करती हूँ सीरियल्स की। आप तो पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस है, तो आप कब वापस सीरियल्स में आएंगे? आई डोंट नो, क्योंकि मैं डेली सोप नहीं कर सकती, मेरा वो क्या कहते हैं टेम्परामेंट नहीं है। और जब से मैंने ब्रेक लिया, जब क्योंकि बच्चे हो गए थे, तो आई नीडेड अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ ब्रेक, तब वीकली मतलब ख़त्म ही हो गए और डेली सोप्स शुरू हो गए। तो इसके बाद मैंने कोई सीरियल किया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि बच्चे इतने छोटे थे कि मैं महीने के 20-25 दिन तो काम करने से रही। अब जाके फाइनली आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। तो 2 साल पहले मैंने पेशवा बाजीराव सीरियल किया। फॉर्चुनेटली मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं था उसमें, आई वॉज रिक्वायर्ड ओनली 5-7 days a month, and unfortunately that serial didn't run for a very long time, but even in those 5-7 days मैं मतलब पागल हो गई थी ट्रैवल में ही, मीरा रोड रोज़ जाओ आओ। तो आई डोंट थिंक टेलीविजन इज़ माई कप ऑफ टी रियली, नॉट द डेली सोप सर्टेनली। अच्छा, अभी और ठाकरे पिक्चर रिलीज हो रही, तो आपका क्या कहना है, कौन सी मूवी ज़्यादा हिट जाएगी और लोगों को कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली है आपके हिसाब से? भगवान करे दोनों फिल्में हिट हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है। मैंने दोनों फिल्मों के बारे में सुना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की बात की वजह से हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं कि मैंने उरी और ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी देखी नहीं है अभी तक फिल्म। तो मेरा तो काफ़ी फिल्मों का बैकलॉग हो गया है। बट लुकिंग एट कंगना's record, I think Manikarnika should be a good film. And as far as Thackeray is concerned, well, महाराष्ट्र में तो वो फिल्म चलनी ही चाहिए, क्योंकि Thackeray has been a part of every Marathi life here. So Maharashtra, I'm sure the film will do well. जाते जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे और अपने शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? और मैं अपने फैंस से मतलब आमतौर से जब किसी भी आप प्रमोशन पे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारा ये काम ज़रूर देखिए। मैं इसलिए नहीं कहूँगी आप ये देखिए क्योंकि ये हमने बनाया है, लेकिन एक भारतीय हैं आप, और आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, ये जानने के लिए, और अंदर से अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा गर्व अपने आप के बारे में महसूस अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये शो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने बहुत सी सारी चीज़ें सीखी आपसे, एक नई टॉपिक्स को अलग अलग वे में समझा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय प्लेजर।